आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। इसके पहले हम बता चुके हैं ऑक्टाहाइडल और टेट्राहाइडल में स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो उन दोनों को भी जानना जरूरी है स्क्वायर प्लैनर को जानने के लिए। तो हमारा स्क्वायर प्लैनर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स का ही एक नया फॉर्म है, यानी उसी की तरह है, बस वहाँ से हमारा जो जेड एक्सिस वाले लिगेंट हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो हमारा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी हमारा जो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो 4 लिगेंट होते हैं वो प्लेन पे होते हैं और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, यानी हमारा जो 4 लिगेंट हैं वो एक्स और वाई प्लेन पे हैं और हमारा 2 लिगेंट जेड एक्सिस पे। तो हमारा अब ऑक्टाहाइडल से स्क्वायर प्लैनर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। तो हमारा जो रेगुलर ऑक्टाहाइडल ज्योमेट्री है उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है उससे 6 लिगेंड जुड़े होते हैं और सभी लिगेंड की का जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल मेटल से वो इक्वल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग रेगुलर ऑक्टाहाइडल ज्योमेट्री। अब हम लोग दोनों लिगेंड को थोड़ा सा मूव करा दें सेंट्रल मेटल से दूर की ओर, तो देखा जाएगा तो ये एक इलोंगेटेड डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइडल का फॉर्मेशन करता है। इलोंगेटेड का मतलब जैसे हम लोग लिगेंड को मेटल से दूर कर दें, स्लाइटली मूव करा दें, तो हमारा जो सेंट्रल मेटल से ये दोनों जो लिगेंड हैं जेड एक्सिस वाले उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर हम पूरा मूव करा दिया जाए इन दोनों लिगेंड को तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। यानी ऑक्टाहाइडल से रेगुलर ऑक्टाहाइडल से स्क्वायर प्लैनर बनने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है। अगर हम लोग इसको ए स्ट्रक्चर मान लें, इसको बी और इसको सी, तो अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो स्प्लिटिंग हमारा देखिए, तो हमको पहले पता है, इसकी बात करेंगे फिर इस पे आएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स था उसमें हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के वो पांचों डी जनरेट होते हैं इक्वल एनर्जी के। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी जनरेट ऑर्बिटल। जैसे ये लिगेंड के अप्रोच में आते हैं वैसे इनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाएगी। लिगेंड कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा हमको पता है कि जो ऑक्टाहाइडल वाले हैं उसके जो ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड के अप्रोच में आते ही उनकी स्प्लिटिंग होती है टू पार्ट में। एक होता है T2G, यानी इसमें हमारे होते हैं डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले और डी जेड स्क्वायर वाले, इसे बोलते हैं हम लोग ईजी सेट। और एक हमारा होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसे बोलते हैं हम लोग T2G सेट। ये था हम लोग ऑक्टाहाइडल के लिए। तो हम ऑक्टाहाइडल की बात कर लिए। अब इलोंगेटेड में क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रल मेटल्स जो लिगेंट है अब उसका डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ चुका है। इसको हम लोग मूव करा दिए हैं सेंट्रल मेटल से, तो अब डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा कि इसके बीच में रिपल्सन भी कम हो जाएगा। और हमें पता है कि जब रिपल्सन कम हो जाता है मेटल और लिगेंट के बीच का तो उसकी एनर्जी क्या होती है, घट जाएगी इसके कंपेयर में, क्योंकि ये वाला लिगेंट मेटल से नज़दीक है इनकी एनर्जी अधिक रहेगी, लेकिन ये वाला लिगेंड क्या हो गया, मेटल से दूर चला गया तो इसमें रिपल्सन भी बहुत कम हो गया, तो एनर्जी घट जाएगी इसकी। यानी हमारा जो जेड वाला लिगेंड है चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसकी एनर्जी क्या होगी अब एक्स वाई वाले लिगेंड से कम हो जाएगी, यानी इसकी एनर्जी अभी और घट गई डी जेड स्क्वायर की, और इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले की। अब हम लोग देखते हैं इसमें भी वही कहानी होगा कि हमारा जो जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट का मतलब जो लिगेंड जेड एक्सिस में है, अब वो सेंट्रल मेटल से दूर है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रिपल्सन कम होने से इसकी एनर्जी घट जाएगी। यानी जेड कंपोनेंट जो यहाँ पे हैं ये फिर चले जाते हैं नीचे, डी एक्स जेड, डी वाई जेड वाले और डी जेड एक्स वाले, ये हमारा T2G है। और इसकी एनर्जी क्या होगी, इनके कंपेयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ये लिगेंड दूर जाएंगे इसमें रिपल्सन कम हो जाएगा, तो इसका रिपल्सन कम होने से इसका अट्रैक्शन क्या होता है, और बढ़ जाता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है यहाँ से।
इसे हम लोग बोलेंगे DXY। अब फिर बात आती है हम लोग की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो मेन है हमारा, जिसको पढ़ना है, इनमें स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो हम अब दोनों ZX वाले लिगेंड को कम्प्लीटली रिमूव करा दिए हैं। जब लिगेंड हमारा कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा तो रिपल्सन एकदम जीरो हो जाएगा इनके बीच का, तो रिपल्सन है ही नहीं, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, अब और घटेगी। जो DZ² वाले हैं इनकी एनर्जी अब और घट जाती है। हमारा DXY है, इनके अभी लिगेंड है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि जो भी रिपल्सन होगा केवल इन्हीं दोनों का कारण होगा, X और Y कंपोनेंट का, क्योंकि Z अब है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये वाला लिगेंड था तो इसके बीच का जो रिपल्सन था वो ज़्यादा था यहाँ के कंपेयर में, क्योंकि जब ये पूरी तरह से हट जाएगा तो इसका रिपल्सन और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा रिपल्सन कर रहा था। तो ये हमारा जो DX² - Y² इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ भी Z कंपोनेंट है, यहाँ भी Z कंपोनेंट है, यहाँ भी XY कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे Z वाला लिगेंड रिमूव हो चुका है, तो इन दोनों में Z है, तो इसकी एनर्जी फर्दर क्या होगी, डिक्रीज करती है। और ये हमारा A B C माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग A की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग B की बात कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे C वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, और घट गई, यानी DYZ और DZX की एनर्जी घट गई, और इनके कंपेयर में जो X वाले हैं और Y वाले, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, XY। तो हमारा इस टाइप से स्प्लिटिंग होता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में। तो अगर हम लोग ऑर्डर देखा जाए इलेक्ट्रॉन भरने का, या तो इनकी एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, तो ये हमारा एनर्जी है, इस तरह से बढ़ रहा है। और एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे अधिक एनर्जी क्या है, DX² और Y² ऑर्बिटल की होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आता है DXY, फिर उसके बाद आता है DZ², फिर उसके बाद आता है DYZ, फिर आता है हम लोग का DZX। तो ये हम लोग का ऑर्डर होता है एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग भरते हैं इसमें तो इस तरह से भराते हैं इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स था ये, इसमें स्प्लिटिंग था। थैंक यू।